तो 1 बजे का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर के साथ। चीन पर भारत का दबाव कामयाब हुआ है। गलवान में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई कोर कमांडर की बैठक के बाद भारत चीन पर दबाव बनाने में कामयाब हुआ है, जिसके बाद चीन की सेना गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गई है। वो दबाव जिसके बारे में लगातार भारत सरकार की नीति लगातार ऐसा इशारा कर रही थी कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उसी के तहत ये महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां गलवान में पीछे हटने के लिए चीनी सेना तैयार है। और ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि चीन पर भारत का दबाव बना है, ये साबित एक बार फिर से हो गया है। गलवान में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई कोर कमांडर की बैठक के बाद भारत चीन पर दबाव बनाने में कामयाब हुआ है। वो कौन कौन से बिंदु हैं जो कि भारत ने रखे इस बैठक में, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है, चीन की सेना गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गई है, और ये साफ संकेत है कि भारत अपनी कूटनीति को लेकर कितना सख्त था। लगातार जो दबाव बनाने की बात की जा रही थी चीन के खिलाफ, वो तैयारी पूरी थी। और जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसके बाद से लेकर अब तक की नीति भारत सरकार की साफ थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो बातें हैं उसे चीन को मानना ही होगा। तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि 22 जून की बैठक में चीन पीछे हटने को तैयार हुआ था। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, ये बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जिनके भीतर चीन को लेकर गुस्सा था, और आखिरकार ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल प्रीति, लगातार जो है भारतीय सेना इस बात का दबाव बना रही थी चीन के ऊपर कि वो जो है स्टेटस को मेंटेन करे, यानी कि अप्रैल में जिस जगह पे चीन की सेना थी वो वहीं तक लौटे। लेकिन चीन जो है लगातार जो है भारत की इन बातों को अनसुना कर रहा था। इसी के चलते जो है 6 जून की बैठक हुई थी, जिसमें कि ये आम सहमति बनी थी कि डिसएंगेजमेंट होगा। लेकिन डिसएंगेजमेंट के दौरान जिस तरीके की घटना गलवान में हुई, वो जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को और ट्रिगर कर दिया, टेंशन जो है और बढ़ा दी। और जब कल दोनों देशों के जो सेना के कोर कमांडर के लेवल के अधिकारी बैठे, तो इसी बात से शुरू हुआ कि अगर डिसएंगेजमेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं तो स्थितियां वैसे नहीं होनी चाहिए जैसे कि गलवान में हुआ। चूंकि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया था कि वो तो अपनी 1 इंच ज़मीन छोड़ेंगे नहीं, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और उसी हिसाब से उसी बात को लेकर बातचीत शुरू हुई। अलग अलग इलाकों में, चाहे वो हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो, चाहे पेंगोंग सो लेक का इलाका हो, जहाँ भी चीनी सेना या तो भारतीय सेना के सीमा के अंदर आई थी, या उसने जो है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर लिया था, फौजें अपनी लगा दी थी, उन सबको कम करना होगा। ये जो है बातचीत में भारत सेना की तरफ से कहा गया। और जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर जो उन्होंने उस इलाके में बनाए हैं, अगर मान लीजिए कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर, चाहे वो परमानेंट स्ट्रक्चर हो या टेम्पररी स्ट्रक्चर हो, उनको जो है हटाना होगा उनको वहां से। ये सारी चीजें थी जो कि बातचीत के दौरान जो है भारतीय सेना की तरफ से कही गई। और कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ संदीप, और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हैं। दानवीर जी, जब हम ये कहते हैं कि चीन की सेना पीछे हटने को तैयार है, तो भारत की जनता इन्हें किन शब्दों में समझे? देखिए, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जीत माना जाएगा कि हमने चाइना को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। और ऐसी बात नहीं है कि वो तैयारी के साथ नहीं आया था, तैयारी के साथ आया था, और वो पीछे हटने को आज तैयार हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ऐसा दबाव पड़ा है जो कि दिख भी रहा था, और ये समझ भी आ रहा था कि अगर इससे ज्यादा आगे उलझेंगे तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, दुनिया भर में किरकिरी भी हो सकती है। यही कारण है कि चाइना जो है पीछे हटने को तैयार हुआ है। और जैसा आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि अस्थाई जो भी स्ट्रक्चर है उनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 93-96 की जो ट्रीटी है उसके मुताबिक LAC के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक आप कोई अस्थाई चीज नहीं बना सकते। और साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया में है। रशिया की बहुत अच्छी दोस्ती चाइना के साथ में है, और रशिया के थ्रू भी दबाव का असर देखने को मेरे को लगता है कि शायद उसका भी कोई असर पड़ा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अमिताभ भी जुड़े हैं। अमिताभ, राहुल गांधी और दूसरे कई विपक्षी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे थे कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो उन लोगों के लिए अब इससे बड़ा जवाब कुछ हो सकता है?
बिल्कुल, इससे बड़ा जवाब नहीं हो सकता। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी और सरकार यही दोहरा रही थी कि न उनकी सेना हमारी धरती पर घुसी है, लेकिन उनको नुकसान काफी हुआ है, हमारी सेना ने उनको काफी धूल चटाई है। इस बात का शायद अब लोगों को भरोसा होगा, जो भारत ने पहले ही दिन साफ कर दिया था। जिस दिन सीमा पर तनातनी हुई थी तो भारत राजनाथ सिंह के घर बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया था कि जिस पोजीशन पर हमारी सेना है उससे पीछे नहीं हटेगी, और साथ ही साथ उस पोजीशन को हम आने वाले दिनों में और सुदृढ़ करते रहेंगे। और भारत सरकार इसी नीति पर चल रही है। विपक्ष चाहे लाख सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, और चीनी सेना के पीछे जाने से यह साफ हो गया है कि सही कौन था। जी बिल्कुल, और हमारे साथ रिफत भी जुड़े हुए हैं। रिफत, जब हम ये कहते हैं कि चीन पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे हट गया है, चूंकि आप उस हिस्से से सबसे करीब हैं, तो स्ट्रैटेजिकली ये भारत की कितनी बड़ी जीत है, ये बताइए। देखिए, जाहिर सी बात है, इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी अगर चाइनीज़ आर्मी पीछे हटती है तो कहीं ना कहीं ये फिर इंडियन आर्मी का जो है एक बड़ा सक्सेस वहाँ पे कहा जा सकता है। हालांकि हैवी लॉस ज़रूर हो गया है, लेकिन जिस तरीके से भारत का भी कहना है कि चाइनीज़ आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन अभी चाइनीज़ आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो आर्मी चीफ जा रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो कभी भी आर्मी का गार्ड जो है वो लवर नहीं होगा, हालांकि बहुत टफ टेरेन्स हैं वहां पे, बर्फ बहुत ज्यादा होती है और मुश्किल है वहां पे। सब जीरो टेम्परेचर नॉर्मली रहता है और माइनस बहुत ज्यादा गिर जाता है, पारा -20 -30 तक टेम्परेचर जाता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है। और क्या वहां पे हमेशा गार्ड जो है वो मजबूत किया जाएगा, खासतौर से विंटर में, क्योंकि उसी टाइम ज्यादा कोशिश रहती है चाइनीज आर्मी के अंदर आने की, क्योंकि उनके साइड से थोड़ा सा प्लेन एरिया है और उनके जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ज्यादा मजबूत है और उनका जो वहां पे आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो क्या इंडियन आर्मी की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी जाएगी और विजिल ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर जो है मूवमेंट पे चाइनीज आर्मी की नजर रखी जाएगी? और साथ ही जिस तरीके से पहली पोजीशन है यानी कि अप्रैल की पोजीशन, क्या वाकई उसको रेस्टोर किया जाएगा? क्या वही बराबर चाइनीज आर्मी वहां तक जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। और खास बात इस पे भी होगी कि आखिर कैसे इंडियन आर्मी को भी क्लैशेस का सामना करना पड़ा और बहुत ज्यादा वायलेंट क्लैशेस कैसे हो गए, जो आर्मी चीफ वहां पे जायजा लेंगे। और जैसा मैं पहले भी बता रहा था, क्योंकि टाइम उस वक्त नहीं था, सबसे बड़ी बात यह होगी कि लोकल कमांडर्स को एम्पावर किया जाएगा, यानी लोकल जो वहां पे सीओ होंगे, लोकल जो ब्रिगेडियर होंगे, लोकल जो मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर्स होंगे या इवन जीओसी होंगे, वो इस पोजीशन में होंगे कि वो इमीडिएट फैसला ले सकते हैं अगर चाइनीज आर्मी की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश की जाती है। तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीरों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। गलवान में पीछे हटा है चीन और ये भारत की एक कूटनीतिक जीत, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, कई तरह के सवाल भारत सरकार पर उठाए जा रहे थे और उन सवालों का जवाब हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि चीन अब जिस तरह से भारत लगातार ये मांग कर रहा था कि आप पहले पीछे हटिए, बाकी बातचीत, बाकी मुद्दों पर कूटनीतिक फैसले बाद में किए जाएंगे, तो वो पहली बातचीत कमांडर स्तर की बैठक में जो हुआ, उसके बाद ये नतीजे के तौर पर बहुत पॉजिटिव साइन है। साथ ही भारत के सामने झुक गया है चीन। आर्मी चीफ जनरल नरवणे आज लेह का दौरा करेंगे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि भारत हर दिन, आप ये सुन रहे होंगे, कभी वायुसेना के वहां पर तमाम सिस्टम्स को तैनात किया गया है, कहीं आर्मी चीफ पूरा एक्शन में दिख रहे हैं और आज तो उनका लद्दाख का 2 दिन का दौरा भी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अपनी सभी तैयारियों को लेकर तत्पर था और ये तस्वीरें बहुत जरूरी थी चीन तक पहुंचना और पूरी दुनिया तक पहुंचना कि भारत को अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए शायद ये जो बातचीत हुई है कमांडर स्तर की, इसके बाद पॉजिटिव नतीजे सामने आए। संदीप, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, मुझे बताइए कि जो झड़प हुई जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, चीन का भी बहुत नुकसान हुआ, ये दोनों ही भारत और चीन की तरफ से ये चीन की सेना का पीछे हटना कैसे भविष्य में इन स्थितियों को रोकेगा जो हमने 15 जून को देखी? देखिए, ये तो मैसेज चला ही गया है, क्योंकि हम लोगों ने तो फिर भी क्लेम किया है कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं। चीन ने तो वो भी क्लेम नहीं किया, लेकिन अब इसको मानना पड़ेगा कि चीन को भी पता है कि अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। अगर कभी गलवान जैसी स्थिति हुई तो जो है उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा और उनको मानना ही पड़ेगा। आपको याद होगा जिस तरीके से कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद से भारतीय सेना को ये समझ में आने लगा कि हाई ऑल्टीट्यूड में किस तरीके की तैयारी होती है। और 20 साल में जो है भारतीय सेना ने हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, खासतौर पर पीओके के लिए जो है
है अपनी तैयारी पूरी कर दी और आज की डेट में वो इलाका पूरा सिक्योर है, कोई भी पाकिस्तानी इंट्रूडर वहाँ नहीं आ सकता। उसी तरीके से ये जो अभी सूरत हाल बने हैं, इसके बाद से भारतीय सेना जाहिर सी बात है कि अपनी तैयारी जो है उसी लेवल पे रखेगी और ज़्यादा बढ़ाएगी। खास तौर पे कि चूंकि वो इलाका ऐसा है 15,000-16,000 फीट के ऊपर के आसपास का इलाका है, वहाँ आम सेना के जवानों को जाके वहाँ पे लड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए स्पेशलाइज जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हाई ऑल्टीट्यूड के लिए वॉरफेयर का सिनेरियो है उसको देखना पड़ता है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो इस वक्त भारतीय सेना ने अपनी तैयारी उन इलाकों में की है उसको वहीं तक रखा जाएगा, यानी कि भले ही LAC से कम कर दे लेकिन नफरी जो है लद्दाख के जिन जिन इलाकों में बढ़ाई गई है, चाहे वो सर्विलांस बढ़ाई गई है, चाहे वो UAV के जरिए सर्विलांस बढ़ाई जा रही है, तो ये सब चीज़ें भारतीय सेना जो है अब लगातार उस इलाकों में बढ़ा के रखेगी, क्योंकि स्थितियाँ कभी भी कैसी भी हो सकती है। आपको याद होगा कि जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद से कभी भी ऐसा 20 साल हो गए हैं, कभी भी इस तरीके की खबर नहीं आई कि पाकिस्तान जो है अंदर आके हमारी पोस्टों पे बैठने की कोशिश भी ज़रूरत भी की उसने। उसी तरीके से अब ये एक एग्जाम्पल ज़रूर मिला है, एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि चीन जो है इस तरीके की गतिविधियां कर सकता है। अब भारत जो है कहीं ना कहीं और पूरी तरीके से तैयार रहेगा वहाँ पे हर तरीके से। हाँ, कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कर्नल दानवीर, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि चीन पीछे हट गया है, लेकिन हमने जिस तरह की पीछे दिनों झड़प देखी उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन चीन ने अभी तक खुलकर इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह के गतिरोध भविष्य में नहीं होंगे क्या? इन बैठकों के बाद जो नतीजे निकल रहे हैं, अब हम ये कह सकते हैं पुख्ता तौर पर, या फिर इसकी संभावना बनी रह सकती है अभी भी? देखिए, अभी हमें ये बात से ही खुशी काफी होनी चाहिए कि ये इतना बड़ा काम हो रखा है कि चाइना जो है वापस जाने को तैयार हो गया है। लेकिन आगे भविष्य में ऐसी परिस्थिति बनेगी नहीं बनेगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी कि आगे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति अगर बने तो हम इसको कैसे निपटेंगे। तो ये हमारी तैयारी अभी पूरी तरह है और इन्हीं तैयारियों को देखते हुए ही चाइना आपका पीछे हटा है। ऐसे नहीं हटा है वो, उसने कुछ देखा है कि भाई इसके आगे अगर कुछ कार्रवाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए पीछे हटा है। और जिस प्रकार से सेना को अभी लोअर लेवल पर पावर्स दे दी गई है कि आप सिचुएशन अगर डेवलप होती है तो आप अपने तरीके से उसको सुलटें, आप हथियार यूज करना चाहें तो कर लें। तो ये मैसेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाइना को गया है कि अभी वो थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। अगर कुछ उल्टा सीधा काम हम करेंगे तो हिंदुस्तान की फौज जो है फायर के साथ जवाब देगी। अब मुक्केबाजी और डंडों का जमाना खत्म हो गया है और आज के बाद और अभी के बाद इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 15-16 की रात के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो डिफेंस मैनेजमेंट जो चल रहा था अब वो बिल्कुल वैसे नहीं रहेगा जैसे पहले की तरह था। और अब इसमें बहुत क्लैरिटी आएगी और ये जो एम्बिग्यूटी है, परसेप्शन की कहानी इधर की उधर की, इसमें भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी और हिंदुस्तान अपना जम के पैर रख के बोलेगा कि ये हमारी लाइन है। और हम एक और बात इस पूरे घटनाक्रम से जो देश का हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि हम कैसे चीन के इस स्टेप पर भरोसा करें, इसी पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन उससे पहले गलवान में चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद देश में चीन के खिलाफ बने माहौल के मद्देनजर सरकार ने चीन के साथ कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। भारत ने RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकलने का फैसला किया है। इस पार्टनरशिप में चीन समेत इस सिलसिले में सरकार ने 12 जून से चीन में बने कई सामान पर आयात पर पाबंदी लगाई और इस फैसले के बाद कृषि, डेयरी और MSME जैसे क्षेत्रों को चीन से सस्ते आयातित उत्पादों के मदद से बचाव किया गया है, यानी कि वो चीजें उन्हें ना मिले, इसका पूरी तरह से कोशिश की गई है। इसके तहत चप्पल, खिलौने और फर्नीचर जैसे सामान पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। तो ये सीधा चोट है एक तरह से, किस तरह से अगर आप सीमा पर हमारे साथ उचित नियम कायदों के अनुसार पालन नहीं करेंगे तो हम आपकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, जो अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत के भरोसे चलती है। इससे पहले LAC पर जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे लद्दाख के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। सेना प्रमुख नरवणे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा और मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। नरवणे भारत और चीन के कोर कमांडरों की बातचीत की समीक्षा भी करेंगे।
अमिताभ, दो बातें हैं जो मैंने अभी खबरें दिखाई। पहली बात तो ये कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में घुस चुका था काफी हद तक चीन, लेकिन उसकी भी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत जैसे ही देश से आता था। ये पहली चोट जब हम ये कहते हैं कि भाई हम आपसे सामान मंगवाएंगे ही नहीं तो आप कर क्या लेंगे। दूसरी बात मैं पूछूंगी नरवणे जी के दौरे को लेकर, लेकिन पहले आप इस पर कमेंट कीजिए कि कैसे हमने पूरी तैयारी कर ली थी चीन की अर्थव्यवस्था पर करारी चोट करने की। देखिए, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लगातार भारत के रक्षा मंत्री जो पहले के भी रहे हैं वो पहले भी लगातार कहते रहे हैं, चीन हिंदी चीनी भाई भाई भले ही करता हो लेकिन सीमा पर हमेशा भारत को एज पे रखता है, भारत को परेशान रखता है, भारत की सेनाओं को परेशान रखता है। इसलिए भारत जो अब दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में एक है, जहाँ चीन के उत्पादों की यहाँ बाढ़ लगी रहती है, सस्ते सामान से लेकर महंगे सामान तक के लिए। चीन के उद्योग धंधे यहाँ पनप रहे हैं, चीन को यहाँ सस्ता लेबर मिल रहा है। इन सब चीज़ों पर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने शिकंजा पूरी तरह से कसना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है। ये अविश्वास पहले से है और पहले से बीजेपी के नेता ये कहते रहे हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के समय से कई ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिससे चीन के उत्पादक को भारत में भेजना और भारत में बेचना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। उन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, उन पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ गई है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अहम फैसला हुआ है वो चीन के टायर उद्योग को बड़ा झटका लगा है। दूसरा, चीन के पूंजीपति और चीन के उद्योग अब भारत में निवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब उन्हें निवेश भी करना हो तो भारत सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक एफडीआई में नहीं जा पाएंगे राज्य सरकारों से समझौता करके। तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और चीन जानता है कि भारत एक बड़ा बाजार है, इसलिए उसको अपने कदम इस पहलू पर भी खींचने पड़ रहे हैं। और इसी के साथ ही ये एक मैसेज भी क्लियर है चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को कि अगर आप हमसे कूटनीतिक संबंधों में धोखेबाजी करेंगे तो हम आपकी हर चीज पर प्रतिबंध लगा देंगे या ऐसी शर्तें लगा देंगे कि आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। इधर एलएसी पर चीन से विवाद के बाद अब भारतीय वायुसेना लद्दाख के पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लेह में आसमान से पूरे इलाके पर निगरानी रखते नजर आ रहे हैं। तो वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत जरूरी है हमारे उन तमाम देशवासियों के लिए जो लगातार 20 जवानों की शहादत को भूल नहीं पाए हैं और वो चीन से बड़ा बदला लेने की बार बार अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। तो भारत की तैयारी पूरी है, ये मैसेज साफ है, चाहे वो हवा से करनी हो या फिर जमीन से करनी हो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह के पहुंचने के रूस वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इस बीच साथ ही आपको बता दें कि उनका रूस पहुंचना क्यों जरूरी है। दरअसल राजनाथ सिंह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी चर्चा करेंगे, ये जानकारियां मिल रही हैं। साथ ही रूस और भारत के बीच अक्टूबर 2018 में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत पहली किस्त के तौर पर 6,000 करोड़ रुपए भी दे चुका है। तो समझौते के मुताबिक S-400 की पहली खेप इसी साल भारत आएगी, यानी कि 6 महीने चले गए हैं। इसी अंत तक, दिसंबर से पहले तक आपको S-400 मिसाइल भारत में दिखेगी। S-400 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 380 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। तो इसी के तहत आपको बता रहे हैं रक्षा मंत्री के रूस दौरे के बारे में, उनका पहुंचना बहुत जरूरी है। और वो तस्वीरें आपको लगातार हम लाइव दिखा रहे थे जिसमें रूस पहुंचे हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री। उनका 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या क्या बातचीत होगी वो तमाम जानकारियां न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सुनेंगे। साथ ही जो बड़ी खबर है वो ये कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी इस दौरान चर्चा होगी। और ये जानकारियां लगातार मिल रही है कि वो डिफेंस सिस्टम इस साल के अंत तक हमारे पास पहुंच जाएगा। रूस के दौरे पर है राजनाथ सिंह और विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये महत्वपूर्ण मौका, और देखिए किस तरह से कोरोना काल में जब महत्वपूर्ण लोगों की मुलाकात होती है तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ मास्क लगाए हुए नजर आते हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ बड़े पदों पर बैठे लोगों की नहीं, हम आम लोगों की भी है। और ये एक मैसेज भी है कि हम अगर इतने बड़े स्तर पर कोई मुलाकात करें तो हम अगर तमाम नियम कायदे कोरोना काल में निभा रहे हैं तो आप देखिए नमस्ते की जो परंपरा है जो आजकल कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई है, उसका निर्वहन करते हुए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्हें सल्यूट करते हुए मॉस्को रूस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वो उनके सल्यूट का जवाब नमस्कार के जरिए देना चाह रहे हैं।
तो जैसा मैं आपको बता रही थी, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर चर्चा होगी। तो ये है क्या S-400 मिसाइल सिस्टम, इस पर जरा नजर डाल लीजिए। रूस और भारत के बीच अक्टूबर 2018 में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत पहली किस्त के तौर पर 6,000 करोड़ रुपए भी दे चुका है। समझौते के मुताबिक S-400 की पहली खेप इस साल भारत आएगी और S-400 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 380 किलोमीटर की रेंज में, ध्यान से सुनिएगा, 380 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। S-400 पलक झपकते ही लड़ाकू विमान, जासूसी विमान, मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक कर तबाह कर सकता है। ये एक बार में दुश्मन पर एक साथ 36 प्रहार कर सकता है। और देश में कोरोना की ड्यूटी और अलग अलग जगहों पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को अब एलएसी पर भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी की कुल 50 कंपनियों को एलएसी पर भेजा जाएगा। सीमा पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाने के लिए आईटीबीपी की कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इसके पहले आईटीबीपी की 15 कंपनियां जो जम्मू कश्मीर में तैनात थी, उन्हें पहले ही लद्दाख भेजा जा चुका है। तो आईटीबीपी की 50 कंपनियां एलएसी में भेजी जाएंगी और ये पूरी प्रक्रिया आप ये समझ लीजिए इस लिहाज से की जा रही है कि कोई भी स्थिति हो, भारत उसका कड़ाई से मुकाबला करे। इसी के तहत आईटीबीपी की 50 कंपनियां एलएसी पर भेजी जा रही हैं और ज्यादा चौकसी बढ़ाने के लिए मकसद। और ये एलएसी को आप ये समझिए कि बहुत मुश्किल हालात में माइनस टेम्परेचर में रहना पड़ता है हमारे जवानों को और वो सुरक्षा करते हैं। हमारे देश के सिपाही सालार है, वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें और भारत की आन बान शान से कोई समझौता ना हो सके। गलवान घाटी में एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच आज भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। आज भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है। हालांकि रूस ने साफ किया है कि इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मॉस्को के भीतर मौजूद हैं और उनकी तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। एलएसी पर हुई झड़प को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन को बेनकाब करने वाली एक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन के जनरल ने 15 जून को भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। तो एलएसी पर 15 जून को जो भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था, उस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक जानकारी साझा की है। उसमें एलएसी पर झड़प पर यूएस खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको बता दें। उसमें यह कहा गया है कि चीन के जनरल ने 15 जून को भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। चलिए देश की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट की खबर है। आरजेडी के 5 एमएलसी ने पार्टी छोड़ दी है। जानकारी के मुताबिक एमएलसी संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने आरजेडी को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि 5 एमएलसी सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। 5 एमएलसी ने आरजेडी छोड़ने के बाद अलग गुट बनाया, जिसके बाद विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने मान्यता भी उन्हें दे दी। तो बिहार में चुनाव है तो इस तरह के एमएलसीज के छोड़ने और जुड़ने का जो सिलसिला है उसकी बाहर जरूर देखी जाएगी और उसी के तहत आरजेडी के 5 एमएलसी छोड़कर पहुंच गए हैं। कहां पर, ये पूरी खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट हो गई है। हुआ यह है कि आरजेडी के 5 एमएलसीज ने पार्टी छोड़ दी है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, बिहार में चुनाव है इसीलिए एमएलसी के इधर से उधर जाने की बाहर है। फाइनल फ्रेम बिल्कुल, देखिए आरजेडी के लिए ये बड़ी टूट है और आरजेडी के 8 सदस्य थे बिहार विधान परिषद में, जिसमें राबड़ी देवी भी हैं और इसमें 5 जो हैं एमएलसी उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है और अभी वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अलग उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, जो विधान परिषद सचिवालय से नोटिफिकेशन जिसका हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी वहाँ पर विपक्ष की नेता हैं और उनके कुर्सी पर भी अब खतरा है, क्योंकि जो 8 सदस्य थे वो खत्म हो गए,
5 सदस्य उसमें से जा चुके हैं, 3 सदस्य और बचते हैं। ऐसे में जो उनका विपक्ष का कुर्सी है वो भी खतरे में है। तो अभी चुनाव सामने में है और ये कहा जा रहा है कि फिर आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, जैसा कि जेडीयू के लोगों का मानना है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अभी उनको कोरोना हुआ है और एम्स में भर्ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामा सिंह जो पार्टी में नहीं थे, पहले एलजेपी में थे और रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ वैशाली से चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़कर वो सांसद में भी पहुंचे थे और अब उनको आरजेडी में शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर रघुवंश प्रसाद नाराज हैं और उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी जो है वो आरजेडी के लिए बड़ी संकट की घड़ी है, जिसमें बड़ी टूट हुई है। 5 एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है और वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और लालू के सबसे करीबी माने जाते हैं, ऐसे में उनका इस्तीफा देना भी एक संकट की घड़ी है अभी आरजेडी के लिए। तो तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या चंद्रमोहन? अब तक देखिए आरजेडी की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग मंथन कर रहे हैं और इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है, पार्टी में क्यों लोग नाराज चल रहे हैं। और साथ ही जो एमएलसी जिन्होंने इस्तीफा दिया है आरजेडी से, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तस्वीर भी सामने आई है, आपने देखा भी होगा कि जो 5 एमएलसी हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले वो जेडीयू के वरीय नेता जो हैं और सांसद भी हैं। अभी एक खबर और आपने दी है, उसका जिक्र मैं चाहती हूं यहां हो जाए। वो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने से रघुवंश प्रसाद नाराज थे। तो ये नाराजगी आरजेडी को चुनाव से पहले भारी तो नहीं पड़ जाएगी चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पार्टी के अंदर में अभी नाराजगी चल रही है और रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लालू प्रसाद यादव के साथ वो शुरू से राजनीति करते रहे हैं और आज भी वो लालू यादव को अपना नेता मानते हैं। ऐसे में रामा सिंह को इस वक्त में पार्टी के अंदर लाना, उनको और पार्टी की सदस्यता दिलाना, 29 तारीख को वो शामिल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अभी बीमार चल रहे हैं, उनको कोरोना हुआ है और वो एम्स में भर्ती हैं। ऐसे में उनसे राय भी नहीं ली गई है, उनसे बात भी नहीं की गई है और रघुवंश प्रसाद सिंह के सबसे बड़े धुर विरोधी जो है वो रामा सिंह माने जाते हैं। ऐसे में उनको पार्टी में लेकर आना, साफ तौर पर पार्टी की नाराजगी सामने आई है। तो अभी जिस तरह की टूट सामने आई है, चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से इस्तीफा दे दिए हो या फिर अभी जो 5 एमएलसी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है आरजेडी से, ये बड़ी टूट मानी जा रही है। तो ये आरजेडी के ऊपर भारी पड़ सकती है। पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि संभालने की कोशिश होगी। अभी तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ मंथन पर भी जुटे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की नाराजगी सामने आई है, जिसमें एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है और रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के वरीय नेता थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो उनकी नाराजगी तो सबको पता है कि रामा सिंह है कि ललबकिया नदी पर पुल बने ना बने, इसको लेकर कोसने के लिए ही तैयार दिख रहे थे तेजस्वी। और देखिए उनकी पार्टी में इतनी बड़ी सेंध लग गई और उन्हें कानो कान खबर नहीं है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। हमें वेट होगा उनके रिएक्शन का, वो क्या कहते हैं। अब इस पर भी क्या किस तरह की राजनीति शुरू होती है उस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर ये कि पीएम केयर्स फंड के जरिए अब तक 2923 वेंटिलेटर बने, जिनमें 1340 राज्यों को दिए जा चुके हैं। 50,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिनमें 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रही है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों के लिए राज्यों को 1,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो विक्रांत, बार बार पीएम केयर्स फंड को लेकर कई तरह के सवाल, शक दिमाग में लाता रहा है विपक्ष, लेकिन ये जो डिटेल हम बता रहे हैं, ये डिटेल बहुत सारे लोगों को सुकून पहुंचा रही होगी पीएम केयर्स फंड की जानकारी को लेकर। देखिए, एक बड़ी बात और सामने आ रही है कि पीएम केयर फंड के जरिए जो 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे वो सभी मेड इन इंडिया होंगे, यानी पूरी तरीके से भारत में निर्मित होंगे। उनमें किसी तरीके का विदेशी कोई सामान नहीं होगा, ये एक बड़ी बात है। और अभी तक राज्य को 1340 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक करीब 10,000 वेंटिलेटर और दे दिए जाएंगे। इस तरह से राज्यों में जो अभी तक वेंटिलेटर की एक बड़ी कमी थी वो पूरी की जाएगी और कुल 50,000
वेंटिलेटर आएंगे। इसके लिए 2000 करोड़ सरकार ने पीएम केयर फंड से दिए थे। इसके अलावा राज्यों को ये भी कहा गया था कि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए दिए जाएंगे, वो भी डिसबर्समेंट हो चुका है। हर एक राज्य को उसके आबादी के अनुपात से पैसा दिया गया है और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी राहत वहां के प्रवासी मजदूरों के लिए जो राज्य सरकारों को कदम उठाने हैं उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों चीजों को लेकर के सरकार ने जो घोषणा की थी वो अब मैदान पर काम होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 2923 जो वेंटिलेटर बनाए गए हैं वो भारत में ही बने हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ वेंटिलेटर के निर्माण में भी एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। विक्रांत, अपडेट आप लगातार देते रहिएगा।